जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबसे प्रॉमिस किया था 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट डेरिवेशंस आपके लिए लेकर आया हूं, जिनको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए, जिनको याद करना सबसे आसान है। और इस पूरे वीडियो में मैं वो पूरे डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को वो ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे कि आप इनको आसानी से याद रख सकें। और मैं आपको सारे डायग्राम फ्री हैंड से बनाकर दिखाने वाला हूं। क्यों दिखाने वाला हूं? क्योंकि जब हम वहां जाते हैं हम डायग्राम ही नहीं बना पाते, हम स्केल लेके बैठ जाते हैं, कंपास लेके बैठ जाते हैं। पागलपंती नहीं करनी। अपने को सारे डायग्राम, भाई 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर लिख रहे हैं और ये वीडियो एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सबके काम की है और ये डेरिवेशन सबके सिलेबस में है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटे से वीडियो में आपको 20 डेरिवेशंस की पूरी ट्रिक्स याद करा दूं और अपने हाथ से आपके लिए फ्री हैंड से वो सारे डायग्राम बनाकर दिखा दूं जो आप लोगों को एग्जाम में बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला डेरिवेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल के 5 डेरिवेशन, हमेशा कहता हूं इनमें से कोई एक आधा बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। और ये जो 5 इलेक्ट्रिक डाइपोल के हैं, इन्हीं 5 से बन जाते हैं 5 मैग्नेटिक डाइपोल के। तो मैं जो 20 डेरिवेशंस आपको कह रहा हूं 10 तो ये है, यानी कि इन 10 में से एक डेरिवेशन आ ही जाएगा। या तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से पिक करके रख देगा या फिर एक मैग्नेटिज्म में से पिक करके रख देगा। तो अब क्या है वो डेरिवेशंस? तो पहला है एक्सियल पोजीशन, दूसरा है इक्वेटोरियल पोजीशन, तीसरा है जनरल पोजीशन, चौथा है टॉर्क और पांचवा है पोटेंशियल एनर्जी। पहला डेरिवेशन आपको समझाने जा रहा हूं, साथ के साथ फ्री हैंड से उतना डायग्राम बना रहा हूं जितना आपको अपनी कॉपी में बनाकर आना है। तो टू द पॉइंट अपने को रहना है। एक माइनस क्यू बनाना है, एक प्लस क्यू बनाना है। ये बीच में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये डी है, ये डी है। यहां से आर डिस्टेंस पर कहां से लेते हैं? मिड पॉइंट से। आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है पी और यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं भाई ये डेरिवेशन ही नहीं है, ये तो सुपर पोजीशन का सवाल हैगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप पढ़ते हैं, आपको सुपर पोजीशन पढ़ाया जाता है, तो ये सुपर पोजीशन का सवाल है। भाई प्लस क्यू जो है यहां पर कहेगा हट बदमाश। क्या कहेगा? हट बदमाश। यानी कि ये हट बदमाश कब कहता हूं मैं? यानी कि यहां पर मन में एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दोगे तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये प्लस क्यू उधर को फोर्स लगाएगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और ये माइनस क्यू यहां पर लगाएगा एक छोटू सा आजा मेरे पास। सर आजा मेरे पास छोटा क्यों है? क्योंकि ये दूर है। यानी कि हम मन में एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखोगे तो ये प्लस क्यू बोलेगा हट बदमाश, जरा जोर से बोलेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। सर कितनी डिस्टेंस है ये? तो इस आर में से इस डी को माइनस कर दोगे तो आर माइनस डी। और अगर वो बोलेगा कि साहब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो है आर प्लस डी। डिस्टेंस ज्यादा तो बताइए क्या कहेंगे? फोर्स कम। फोर्स कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। तो जे भाई साहब हो गए बड़े भाई साहब, ये हो गए छोटे भाई साहब। दो वेक्टर जब एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर होते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करके बड़े वाले की फाइनल डायरेक्शन बच जाती है। तो राजा बेटा ये बच गई फाइनल डायरेक्शन, ये आ गया आपका ई नेट। और ये ई नेट निकालने की ट्रिक क्या याद रखनी है? कुछ नहीं है, ई नेट में आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है। बड़ा हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस डी द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर छोटा तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, कंसीडर में बता देना भैया प्लस क्यू आया है माइनस क्यू आया है। आज हमारे कार्यक्रम में दोनों के बीच की डिस्टेंस 2d है, सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी r है, बता देना। तो कंसीडर में जिन जिन को लिया है उन सबका जिक्र कर देना और जिक्र करके ये तैयार हो जाएगा। ये तैयार हो जाएगा तो कुल मिलाकर ये जो आपका ई नेट आ जाएगा, जो आपको याद होना चाहिए अच्छे से, वो आपको याद होना चाहिए। ई नेट आ जाएगा आपका 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक एक बच्चे को याद होना चाहिए और वेक्टर फॉर्म में याद होना चाहिए कि P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। इसके स्पेशल केस याद करेंगे। स्पेशल केस में आप याद करोगे कि भैया शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए आप जो है R को D से बहुत बड़ा कर देंगे और E जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब। हाँ जी, ये याद रखना है। फिर कुछ लोग कहते हैं सर इसमें मिड पॉइंट वाला स्पेशल केस नहीं लगेगा क्या? राजा पहले ही लिख दिया मैंने, आउटसाइड एक्सियल पॉइंट। क्या लिख दिया? आउटसाइड एक्सियल पॉइंट। तो ये वैलिड है इस एक्सिस पर आउटसाइड एक्सियल पॉइंट के लिए, इनसाइड एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो कुल मिला के ये पहला डेरिवेशन है, आपको याद हो गया होगा। फटाफट से दूसरे पर चलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। कहां पर? इक्वेटोरियल पर क्या करना हैगा भाई साहब? ये देखो, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, ये इनके बीच की डिस्टेंस, ये डी, इतना तो सबको पता होगा, तुरंत याद कर लीजिए। ये आर, ये पॉइंट, ये प्लस क्यू यहां पर क्या कहेगा? ये प्लस क्यू कहेगा हट बदमाश। और ये माइनस क्यू क्या कहेगा? यहां रखे किसी टेस्ट चार्ज को बोलेगा आजा मेरे पास। तो ये हो गया ई माइनस और ये हो गया ई प्लस। इन दोनों का रिजल्टेंट भाई साहब बीच में आ रहा हैगा।
अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो बीच में 2e cos थीटा आएगा। एक्चुअली e माइनस का मैग्नीट्यूड भी e होगा और e प्लस का मैग्नीट्यूड भी e होगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि डिस्टेंस सेम है राजा बेटा, ये r है, ये d है, तो ये डिस्टेंस कितना है जल्दी से बताओ पाइथागोरस से, अंडर रूट का r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले e प्लस और e माइनस का जो मैग्नीट्यूड है महाराज वो लिखने जा रहा हूं, जिसको मैंने e लिखा है, जिसकी वैल्यू आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, जो निकल के आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कहिए अब ये जो e आया है उसका e cos थीटा ऐड होके बना देंगे 2e cos थीटा, तो यहां पर हमारा e नेट आ जाएगा 2e cos थीटा, और वहां पर cos थीटा की वैल्यू रख देंगे। बस ये याद रखना है, cos थीटा की वैल्यू कहां से आएगी राजे? यहां से आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर, ये रख देंगे तो cos थीटा आपका आ जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये रख देंगे, समझ गए? यहां से आपका ई नेट आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां पर हमारा ई नेट और पी के साथ जो रिलेशनशिप आएगी वो आ जाएगी माइनस में। सर माइनस में क्यों आ रही है? क्योंकि राजे आपका यहां पर जो पी होता है वो आपको पता है कहां से कहां होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये रहा आपका पी। ये बात आप पिछले डेरिवेशन में भी नोटिस कर लीजिए भाई, जो ये है पी है वो कहां है? माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ई नेट किधर आया? पी की डायरेक्शन में। इधर आना राजे, इधर आजा बेटा, पी देख इधर है और देख ई नेट इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहां पर क्या आ गया? माइनस आ गया। इसी के दो स्पेशल केस याद करने, एक शॉर्ट डाइपोल के लिए जब आर डी से, अब देखो ये डायग्राम मैंने फ्री हैंड से बनाया है, कोई स्केल नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही डायग्राम बनाना है और इतना ही समय देना है। ये डेरिवेशन 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, कॉपी टाइम से लिखने के लिए आपको मेन बात याद रहनी चाहिए। अब इसको सजाने के लिए क्या करना है? ऊपर कंसीडर लिखना है, कंसीडर 2 point charges plus q and minus q placed at a distance 2d. We have to find electric field intensity at a point P which is at equatorial position at a distance small r from midpoint of dipole. अब ये अंग्रेजी तो लिख दोगे ना, मम्मी पापा ने बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया भाई, इसीलिए तो पढ़ाया है कि अंग्रेजी लिख पाओ, तो ये अंग्रेजी लिखनी है ऊपर, जो डायग्राम बनाना है, ये करना है, और ये ट्रिक लगा के यहां पहुंचना है। यहां पर दो स्पेशल केस, शॉर्ट डाइपोल, जैसे ही आर को वेरी वेरी ग्रेटर देन लिखोगे, ई नेट का फार्मूला आ जाएगा माइनस का के पी अपॉन आर क्यूब। कहिए अब जैसे यहां पर आया था 2 के पी अपॉन आर क्यूब, वो भी ई और पी सेम डायरेक्शन में, यहां आएगा माइनस का के पी अपॉन आर क्यूब। और दूसरा यहां पर मिड पॉइंट वाला जो स्पेशल केस है वो भी काम कर जाएगा। यहां पर आप आर को 0 रख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि मिड पॉइंट अपने आप में एक इक्वेटोरियल पॉइंट भी है। इक्वेटोरियल यानी कि दोनों से इक्वी डिस्टेंस जो हो, तो मिड पॉइंट अपने आप में एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, लेकिन मिड पॉइंट एक आउटसाइड एक्सियल पॉइंट नहीं है, इसलिए मिड पॉइंट वाला स्पेशल केस याद कर लीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये बात पढ़ी नहीं होगी। मिड पॉइंट वाला स्पेशल केस इक्वेटोरियल के लिए तो वैलिड है, लेकिन आउटसाइड एक्सियल पॉइंट वाले के लिए वैलिड नहीं है। तो यहां पर एक बार आर को 0 रख देंगे। आर को जैसे ही 0 रखोगे तो आपका ई नेट आ जाएगा राजा माइनस का के पी अपॉन, आर को 0 रखो, यहां पर डी क्यूब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस। तो एक ये स्पेशल केस, एक ये स्पेशल केस। कितने डेरिवेशन हो गए भैया? 2 डेरिवेशन हो गए। अब चलते हैं तीसरे डेरिवेशन पर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पोजीशन निकाल रहे हैं। तो पहली बात ये किसी जनरल डाइपोल के लिए नहीं है, शॉर्ट के लिए। याद रखना है किसके लिए है? शॉर्ट के लिए। सर जनरल के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि जनरल का फॉर्मूला निकालने में आपके तोते उड़ जाएंगे। हालांकि है वो भी एक सुपर पोजिशन, भाई 2 चार्ज है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करोगे? एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का रिजल्टेंट है। तो बहुत बच्चों वाला काम है ही नहीं कुछ इसमें। मतलब आप देखा जाए तो चाहे एक्सियल चाहे इक्वेटोरियल, हम कर क्या रहे? 2 चार्ज है, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट, और कर क्या रहे? यहां पर भी यही करना है। लेकिन हमें फॉर्मूला बनाना है, सुंदर सा फॉर्मूला बनाना है, तो हम शॉर्ट डाइपोल के लिए डिराइव कर रहे हैं, एक सुंदर सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आइए देखते हैं। आइए शॉर्ट डाइपोल की वजह से जनरल पॉइंट पर, अब जनरल पॉइंट कहां होगा आइए देखते हैं जरा। देखो ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है इनके बीच की डिस्टेंस, और आप देखो भैया ये है पी। पी आप जानते हो कहां से कहां होता है, पता है ना आपको कहां से कहां होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। सेंटर से लेनी है भैया, जो भी डिस्टेंस लेनी है, ये ले ली, आर डिस्टेंस ले ली, ये रहा हमारा पॉइंट पी। देखो बिल्कुल फ्री हैंड से बना रहा हूं, सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। अब ऐसे ही बनाना है आपको, वहां पे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको। फिर क्या करना है आपको? फिर आपको यहां पर लेना है थीटा एंगल। फिर आपको कहना है पी भैया तुम्हारे 2 कंपोनेंट कर दूं। कहते क्यों? एक्चुअली मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं हमेशा एक बात कहता हूं कि पी से पूछा पी तुम्हारे क्या लगते हैं, कैपिटल पी से पूछा स्मॉल पी तुम्हारे
क्या लगता है? कहते कोई नहीं लगता है। स्मॉल पी से पूछा कैपिटल पी तुम्हारे को, कहते होगा कोई जनरल पॉइंट, कहते कोई इक्विटोरियल एक्सियल वाली रिलेशनशिप, कहते नहीं। हमने पी के कर दिए दो टुकड़े, पी के क्या कर दिए दो टुकड़े, तो पी के दो टुकड़े करते हैं, एक मिनट। यस, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। सर ये कैसे टुकड़े हैं? ये पी के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इस आर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट इस आर डिस्टेंस के पैरेलल। ऑब्वियसली जो परपेंडिकुलर वाला आएगा उधर थीटा नहीं है तो वो आएगा पी साइन थीटा, और एक आएगा इधर पी कॉस थीटा। बस बेटा जो भी है बस यही है, जिसने ये कर लिया उसको पूरा समझ में आ गया। क्या किया? पी के क्या कर दिए दो कंपोनेंट, एक पी साइन थीटा और एक पी कॉस थीटा। अब ये जो पी कॉस थीटा महाराज है, इनसे पूछा ये कौन लगते हैं, कहते हैं भाई साहब हमारे सगे एक्सियल है ये। और पी साइन थीटा से पूछा हमारे कौन है, कहते हैं भाई साहब हमारे सगे इक्विटोरियल है ये। मैंने कहा मतलब सगे इक्विटोरियल? अरे भाई साहब देखो बिल्कुल हम ऐसे हैं, हमारा बिल्कुल इक्विटोरियल लाइन पे बैठे हैं पी। मतलब जो कैपिटल पी कल स्मॉल पी वेक्टर का कुछ नहीं था, वो कैपिटल पी आज पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा का सगा एक्सियल और सगा इक्विटोरियल हो गया है। यानी कि पी कॉस थीटा के आप एक कौन है, अरे वो हमारे एक्सियल लगते हैं, और ये पी साइन थीटा के अरे वो हमारे इक्विटोरियल लगते हैं। समझ गए? मतलब ये याद रखना है, बस ये दिमाग में घुसा लो। डेरिवेशन तैयार है, अब क्या करना है? कुछ नहीं, पी कॉस थीटा का यहां पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और पी साइन थीटा का यहां पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पी कॉस थीटा का यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा पी की डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सियल है। तो पी कॉस थीटा का यहां पर मैं बना रहा हूं ऐसा, ये आएगा ई एक्सियल, ई ए लिख दिया मैंने इसको, है ना, या ई एक्सियल पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पी साइन थीटा का आएगा ऑब्वियसली उसका इक्विटोरियल पॉइंट है, और अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि इक्विटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पी के जस्ट अपोजिट होता है, तो अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो गया ई इक्विटोरियल। कहिए आता है क्या समझ में? अब इन दोनों का हमने करना है बस रिजल्टेंट, खेल खत्म। मतलब जिसको ये डायग्राम समझ में आ गया उसको डेरिवेशन आ गया। तो जो ईपी आएगा वो आएगा ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल का स्क्वायर का अंडर रूट। अब मुझे बताओ एक्सियल का कितना आएगा? सुनो मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक्सियल का जो आने वाला है राजा, एक्सियल जो आने वाला है वो आने वाला है पी कॉस थीटा की वजह से, और शॉर्ट डाइपोल है तो 2kp अपॉन आर क्यूब द होल स्क्वायर प्लस इक्विटोरियल किसकी वजह से आने वाला है? पी साइन थीटा की वजह से, तो kp अपॉन आर क्यूब, थोड़ा सा सरका देते हैं इसको, नेक्स्ट सरकियो भाई, एग्जाम की कॉपी में नहीं सरकेगा, देखभाल के लिखना भैया तुम। यस, और जाकर कर देंगे हम होल स्क्वायर। तो इधर सुनो बच्चों, यहां आना है वो वाला पी जिसकी वजह से 2kp अपॉन आर क्यूब आया। किसकी वजह से आया? पी कॉस थीटा, तो यहां मैं लिखेगा पी कॉस थीटा। और यहां आना है वो वाला पी जिसकी वजह से ये kp अपॉन आर क्यूब आया। किसकी वजह से आया? आपको याद है ना, आपको याद है ना, एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन आर क्यूब शॉर्ट डाइपोल के लिए, और इक्विटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड kp अपॉन आर क्यूब शॉर्ट डाइपोल के लिए 2kp अपॉन आर क्यूब किसकी डायरेक्शन में? पी की डायरेक्शन में, और kp अपॉन आर क्यूब पी के अपोजिट। सर यहां क्यों नहीं ले रहे माइनस? अरे कच्चू होना ही नहीं, एक तो स्क्वायर होना, दूसरा मैग्नीट्यूड लेने थे। तो यहां कौन आएगा? यहां आएगा पी साइन थीटा, बस। तो उसको कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको अब इसको सॉल्व करना है, ये नहीं सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। अब इसको सॉल्व करके जो ई नेट आने वाला है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। हाँ जी, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा अलग से निकल आएगा, और ये kp अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। इसमें एक चीज और याद कराई जाती है कि भैया ये जो आपका ई नेट आएगा यहां पर, आओ थोड़ा सोना सा बना देते। अब देखो मैंने बहुत कम टाइम में डेरिवेशन लिखा है पूरा, इसमें केवल कंसीडर नहीं लिखा मैंने, आपको केवल कंसीडर ऐड करना है, बाकी डायग्राम वाइग्राम यहां पर ऐसा ई नेट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब उस ई नेट का वो सामने वाला क्या पूछ लेता? एंगल पूछ लेता। अब tan phi बता दो, या तो इधर से बता दो, इधर से भी बता सकते हो। जनरली हम ई इक्विटोरियल के साथ निकाल लो या ई एक्सियल के साथ निकाल लो। ये लो, वहां लिखना कि phi इज द एंगल ऑफ ई नेट विद ई एक्सियल। अब बताओ ई यहां पर tan phi आएगा कितना? बताओ भाई tan phi कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ई इक्विटोरियल अपॉन ई एक्सियल। सही बात है। और जनरली जब भी निकाला जाता है वो आर के साथ या ई एक्सियल के साथ ही निकालते हैं एंगल, इसलिए मैंने वहीं से निकाला। एनसीईआरटी वगैरह में भी वहीं से लिया हुआ। तो tan phi यहां पर हमारा निकल के आ जाएगा, जरा रखो क्या आ रहा है? ई इक्विटोरियल। बताओ भाई इक्विटोरियल वाले का कितना आया? kp अपॉन आर क्यूब, और p कितना है उसके लिए? p साइन थीटा। ई एक्सियल 2kp अपॉन आर क्यूब, p कितना है? p cos थीटा। काटी 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 tan थीटा बाय 2 आ गया हमारा tan phi। तो ये दो बातें याद रखनी है और मामला टनाटन हो जाएगा। 3 डेरिवेशन आपने चटका लिया है, चौथा डेरिवेशन निहायत आसान है, कछु नहीं करना।
क्या करना है, इधर देखो, ये देखो फ्री हैंड से ही बना रहा हूं और ऐसा ही बनाना है आपको एग्जाम में। ई है, क्या है, ई है, ये डाइपोल है। ये देखो भाई, ये डिस्टेंस कितना है, 2d है, कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू पर फोर्स कितना लगता है, ई पे, क्यूई, कितना, क्यूई, और माइनस क्यू पर भी लगता है क्यूई, किधर लगेगा, ई के जस्ट अपोजिट, तो ये लग गया क्यूई, लगा कि नहीं लगा। अब ये क्यूई और ये क्यूई, पकड़ा इसको, घुमाएंगे, पकड़ा इसको, घुमाएंगे, घुमाएंगे तो कैसे घुमाएंगे, ऐसा टॉर्क लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। क्यों, क्योंकि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगते हैं तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाता है लेकिन नेट टॉर्क बचा रह जाता है, और ऐसे स्पेसिफिक नेट टॉर्क को राजा बेटा हम कहते हैं कपल। क्या कहते हैं, कपल। तो ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाने वाले हैं, यहां पर कपल बनाने वाले हैं, इसको ऐसे घुमाने वाले हैं। तो जो कपल बनेगा वो आएगा टॉर्क बराबर दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यों, याद कर लो, बस इतना ही याद रखना है, दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस काम खत्म हो गया। क्यूई और आर परपेंडिकुलर की जगह पर ले लेंगे 2d साइन थीटा, जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 2d है तो ये पूरा हो जाएगा 2d साइन थीटा, तो यहां रख देंगे 2d साइन थीटा। तो Q इंटू 2D बन जाएगा P, आ जाएगा P साइन थीटा, जिसको हम याद कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में P क्रॉस E। याद रखना है, क्या रखना है, P क्रॉस E। इसके स्पेशल केसेस याद कर लो, 0 और 180 पर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए टॉर्क 0, और 90 पर मैक्सिमम हो जाएगा। बस इसमें एक बात बड़ी काम की है जो हमेशा याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, दो बातें बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, सवाल आए हुए हैं, इसे जरूर लिख लेना इस डेरिवेशन के साथ। एक, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई 0 डिग्री पर याद रखना स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, इस बात को हम एनर्जी से प्रूफ करते हैं, और 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, याद रखना भैया, है ना। और मैंने बताया 90 डिग्री पर मैक्सिमम टॉर्क रहेगा, एक तो ये याद रखना है। दूसरा क्या, अगर वो सवाल पूछता है, कई बार पूछा है, कई बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या होगा। तो ये जो क्यूई तुम बराबर लिए घूम रहे हो ना, ये क्यूई बराबर नहीं रहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो ऐसा होगा कि एक जगह पर क्यूई की वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग जगह पर ई की वैल्यू अलग अलग है। अगर ई की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग हो गई तो क्यूई की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग हो गई तो ये क्यूई अलग, तो दोनों का माइनस करके एक नेट फोर्स बचेगा। क्या बचेगा, एक नेट फोर्स। तो नेट फोर्स भी आ जाएगा और दोनों मिलकर घुमाएंगे भी तो नेट टॉर्क भी आ जाएगा। तो पूछता है कई बार कि भैया अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो क्या होगा। हालांकि जब हम जेई लेवल पे पढ़ाते हैं तो वहां पर वो एक फॉर्मूला आ जाता है, P मल्टीप्लाइड बाय डेली बाय डेल एक्स करके एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, और नेट फोर्स निकालने में भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, लेकिन उसकी बोर्ड्स में जरूरत नहीं है। तो फिलहाल तो बस इतना याद रखना है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो टॉर्क भी आएगा और फोर्स भी आएगा, ये याद रखना है। इज इट क्लियर। अब चलते हैं अगले डेरिवेशन पर जहां हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं। भाई इसमें बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, सिर्फ देखो डायग्राम फिर आपके सामने बना रहा हूं। ये ई बनाना वहां पर, ऐसा वहां पर अपना डाइपोल बनाना, माइनस क्यू प्लस क्यू, और उसको बताना भाई साहब किसी थीटा एंगल से मैं उसे डी थीटा एंगल पर लेके जा रहा हूं, मतलब मैं उसे डी थीटा एंगल घुमा रहा हूं। एक बार देखते हैं जरा, पहले घुमा लेते हैं। यस, मैंने कहा ये क्या किया, कहते भाई साहब थीटा एंगल पर थे, डी थीटा हम और घूम गए, यानी कि ये प्लस क्यू माइनस क्यू यहां चले गए। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, कहते मैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालने गया हूं, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज माइनस का डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव होता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है माइनस का डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव। भाई 11th क्लास में पढ़ाते हैं, अभी ये पढ़ने की ना समय है ना सोचने का समय। माइनस का डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव होता है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स का, और जब रोटेशन होता है तो ये हो जाता है टाउ डॉट डी थीटा। क्या हो जाता है, टाउ डॉट डी थीटा। ध्यान रखना, वैसे तो एफ डॉट डीएस होता है डी डब्ल्यू, लेकिन रोटेशन में फोर्स की जगह ले लेता है टॉर्क, डीएस की जगह ले लेता है डी थीटा। और टॉर्क और डी थीटा की बात करें तो राजा बेटा जो टॉर्क लग रहा है ना, मैं आपको बताता हूं, डी थीटा आप लेके गए हो ऐसे, और राजा बेटा जो टॉर्क लगेगा ना, इस पर अभी हम पढ़ के आए हैं, वो ऐसा लगेगा, ऐसा। क्यों, देखो प्लस क्यू पर प्लस क्यू इधर, माइनस क्यू इधर, तो ये दोनों के दोनों नास पीटे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। कौन सा टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क है। ये भी कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क और डी थीटा के बीच का एंगल हो गया 180, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे ऐसे,
एक्चुअली जितने भी एक्सियल वेक्टर्स होते हैं इनकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, उनकी तरफ उंगलियां घुमा के। तो ये ऐसे और ये डी थीटा ऐसे, तो ये माइनस का टाउ, टाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा यहां पर पीई साइन थीटा। कुछ याद आया? डी थीटा और कॉस 180। सर आपने पीई साइन थीटा कहां से चुराया? अरे भाई यहां से चुराया, ये आया था मेरा पीई साइन थीटा, तो राजा बेटा यहां से चुरा के ले आया, यहां पर मैंने रख दिया पीई साइन थीटा, कॉस 180 हो गया -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो निकल के आ गया पीई साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, ऐसे डी को पकड़ के पी साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे किसी थीटा 1 से थीटा 2 तक और किसी u1 से u2 तक। तो u2 माइनस u1 इक्वल टू माइनस का p बाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है cos थीटा माइनस cos थीटा, माइनस बाहर ले लिया, cos थीटा में लिमिट रख देंगे, cos थीटा 2 माइनस cos, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। याद रखेंगे। स्टेप्स क्या याद किए जल्दी से बताओ? स्टेप्स याद करना है भैया, du बराबर माइनस का dw, f डॉट ds की जगह टाउ डॉट डी थीटा लेना है, टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा लेनी है और पी साइन थीटा लेकर ये रख देनी है और इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा। इसमें अगर मैं थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री ले लूं और इसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट मान लूं, यानी कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। तो यहां पर जैसे ही थीटा 1 की जगह 90 रखूंगा cos 90 जीरो हो जाएगा और ये u1 में जीरो मान लूंगा, तो u का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का पीई cos थीटा, और थीटा 2 मैं ले लूं किसी थीटा तक जाने के लिए, तो मेरा u जो आ जाएगा माइनस का p डॉट ई आ जाएगा। ध्यान रखना ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला है और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जिसमें हमने ये अजम्पशन माना है कि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। हालांकि बहुत ज्यादा बातें हो गई है और इसी से निकल के आता है एक्चुअली माइनस पी डॉट ई में जब आप 0 डिग्री रखोगे तो कॉस 0 पर 1 हो जाएगा, u माइनस पी आ जाएगा जिस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, तो मैं बोल पाऊंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर जैसे ही मैं इसमें cos थीटा में थीटा की जगह पर 180 रखूंगा, तो जैसे ही 180 रखूंगा तो हो जाएगा प्लस पी, क्योंकि cos 180 -1 हो जाएगा, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमा आ जाएगी जहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो जो स्टेबल अनस्टेबल की मैंने वैल्यू आपको याद कराई है वो आपको याद होनी चाहिए। एक सवाल हर बार आया है बोर्ड्स में जो आपको याद रखना है कि सर अगर मैं एक डाइपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री पर ले जाऊं, जैसा कि मैंने बोला कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? माइनस पी। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर कितनी आई? प्लस पी। तो बोलता है 180 से 0 पर ले जाऊं या 0 से 180 पर ले जाऊं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगा वो कितना आएगा? याद रखना 2pe। इस पे एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल भी है, न्यूमेरिकल भी आया हुआ है। 2pe यानी कि माइनस पी से प्लस पी तक जाना है, 2pe का चेंज आएगा, ये याद रखना है, अक्सर काम आ जाता है। चलिए अब मैं थोड़ी सी बल्ले बल्ले कराने वाला हूं भाई। देखो 5 डेरिवेशन जो मैंने तैयार कराए, मैं इन पे इसलिए जोर देता हूं क्योंकि इनके जुड़वा भाई मैग्नेटिज्म में तैयार बैठे, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हर बार एग्जाम में, खासकर एमपी बोर्ड में तो डायरेक्ट आ जाते हैं, सीबीएसई में भी कई बार आए हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी काफी हो जाती है कि या तो सामने वाला वो 5 पूछ ले या ये 5 पूछ ले। अब ये 5 उन्हीं के भाई हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना, पहले मैं आपको समझा दूं, जहां जहां पर ई था वहां वहां पर बी आ जाएगा, जहां जहां पर पी था वहां वहां पर एम आ जाएगा, जहां जहां पर पी बराबर क्यू इंटू 2D का मजा ले रहे थे वहां वहां एम बराबर एम इंटू 2D का मजा लेंगे, जहां जहां पर ऐसे आप प्लस क्यू माइनस क्यू बनाते थे, हाय क्या बात है, वहां पर राजा बेटा ये बनाओगे नॉर्थ और साउथ, और ये हो जाएगा प्लस एम, ये हो जाएगा माइनस एम, बाकी खेल खत्म। ये डिस्टेंस 2D, ये डिस्टेंस 2D, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रहने वाला है। और अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वहां वहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा। तो यानी कि जो फॉर्मूला आप देखो बोलूंगा मैं वो लिखूंगा मैं ये वाला। तो आइए जरा एक कर लेते हैं फटाफट से, ऐसे बनाना भाई, देखो ऐसे बनाना, ये लिखना यहां पे प्लस एम, ये लिखना माइनस एम, यहां पर ले लेना पॉइंट अपना, हाँ, या फिर यहां प्लस ले लो, अगर पहले वाला जैसा बिल्कुल सेम टू सेम समझना है तो यहां माइनस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो राजा बेटा 2D, ये ले लो, ये बिल्कुल आप देखो बिल्कुल बिल्कुल चोरी का माल है, वहां से उठाया यहां रख दिया, और यहां प्लस एम की वजह से ऐसा यहां पर बी प्लस आएगा थोड़ा बड़ा और बी माइनस आएगा थोड़ा छोटा। क्यों आएगा सर? क्योंकि ये दूर है, और फिर वो यहां पर जो बी नेट निकल के आएगा वो आएगा बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पर माइनस कर देंगे। तो माइनस करके जैसे वहां पर फॉर्मूला आया था, जैसे वहां पर आपका बी प्लस लिखा था, आपने क्या लिखा था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखा था, तो यहां पर भी लिखूंगा के क्यू की जगह कौन आएगा? एम अपॉन आर की जगह आएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस के एम अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। हे भगवान, बिल्कुल ही चोरी कर दी। तो कुल मिलाकर वहां पर जो फाइनली निकल के आया था वो आया था 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर आया था ना। तो p की जगह मैंने क्या ले लिया? m
और ये b आ गया, और यहां का जो k है वो भी k म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ना कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर वहां पर जब r d से बहुत बड़ा हो गया था तो शॉर्ट डाइपोल के लिए b आया था 2kp अपॉन r क्यूब, तो 2km अपॉन r क्यूब। और यहां पर भी b और m की डायरेक्शन क्या करेगी, मैच। अब डायरेक्टली बिल्कुल वैसा ही है, यहां पर क्या करेंगे, इक्वेटोरियल होगा। फिर से डायग्राम देखो, ये रहा प्लस m, ये रहा माइनस m, सेंटर से लेंगे डिस्टेंस, ये ले लेंगे r, ये ले लेंगे d, ये ले लेंगे d। मैं फटाफट बना रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा p। इस प्लस m की वजह से यहां पर आ जाएगा ऐसा, इस माइनस m की वजह से ऐसा, फिर बीच में आएगा रिजल्टेंट। कुछ याद आया, माइनस m से प्लस m की तरफ आपका कैपिटल M है। देखो m को और b नेट एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, आप लोगों का समय बड़ा कीमती है। तो जो b यहां पर निकल के आएगा वो निकल के आएगा k p अपॉन r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। मैं p की जगह m लिख रहा हूं, समझ आ रहा है। और शॉर्ट डाइपोल के लिए निकल के आ जाएगा, और मैं माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ऑपोजिट आया, और माइनस का के पी अपॉन आर क्यूब, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए निकल के आएगा। तो ये दो डेरिवेशन मैंने आपको बताया जो के त्यों है। फिर वही जनरल पोजीशन पर डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा आएगा कि नहीं आएगा। और यहां पर जो हमारा tan फाई आएगा वो आएगा tan थीटा/2। बिल्कुल जो वहां था वो यहां पर कर दिया मैंने जो का, तो आ जाओ। फिर मैंने बताया यहां पर जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, वहां क्या आया था, पी साइन थीटा, यहां आएगा एम बी साइन थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं एम क्रॉस बी। क्या लिख सकता हूं, एम क्रॉस बी। तो पी क्रॉस ई की जगह एम क्रॉस बी। अगेन 0 डिग्री पर यहां पर आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क 0 होगा। 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से वही वहां पर जो था प्लस पोटेंशियल एनर्जी से अभी पढ़ाई थी, माइनस पी और प्लस ई, यहां पर माइनस एमबी और प्लस एमबी होती है, इसलिए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और 90 डिग्री पर 0 टॉर्क। अगेन यहां पर आ जाइए, यहां पर आप मुझे बताइए डेल्टा यू जो आएगा u2 माइनस u1 कितना आएगा, माइनस का पी था तो माइनस का एमबी हो जाएगा, और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। और अगर हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट मान ले 90 डिग्री पर, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस की m डॉट बी। भैया मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको रिवीजन पर्पस से। कहिए, तो कुल मिला के 10 डेरिवेशन मैंने आपको बताया, 5 याद करो, 10 का फायदा उठाओ। तो ये जो 20 डेरिवेशन कराने जा रहा हूं उसमें बहुत सारे रिपीटिंग डेरिवेशंस हैं। अभी मुझे लगता है कि आपको ये 10 डेरिवेशन अच्छे से कर लेने चाहिए, 10 तो आपको याद होगा। अच्छा, मैं इसलिए भी कराता हूं बच्चों को ये वाली सारी चीजें, जिससे डेरिवेशन आए या ना आए, बच्चा पेपर बहुत कॉन्फिडेंस से देने जाता है, उसको लगता है मैं कर लूंगा। आधा कॉन्फिडेंस तो हमारा इसी में डूबा रहता है, हाय मेरा ये छूट गया, हाय मेरा वो छूट गया। तो अभी 10 आपको कराए हैं, आइए देखते हैं अगले 10। तो अभी 11वां डेरिवेशन जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो है हॉलोस्फीयर के अंदर और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, फ्री हैंड से डायग्राम बनाने का वादा किया है, फ्री हैंड से बनाएगा। ये देखिए, ये आया प्लस क्यू, ये डिस्टेंस है कैपिटल आर। याद रखना कैपिटल आर यानी कि जो आपका शेल लिखा आ जाए तो अपने आप समझ जाना हॉलोस्फीयर की बात चल रही है। हाँ जी, तो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलोस्फीयर है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। आपको गॉस थ्योरम से प्रूफ करने को आ जाता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। तो अंदर एक पॉइंट मानोगे P, यहां से गुजरती हुई एक गॉसियन सरफेस मानोगे, और इसकी डिस्टेंस मानोगे स्मॉल r। तो सबसे पहले हम यहां पर इनसाइड की बात कर रहे हैं। दो डायग्राम बनेंगे, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे एक ही डायग्राम में दोनों बताने की कोशिश करते हैं, गड़बड़, गलत बात। इनसाइड का अलग, आउटसाइड का अलग। इनसाइड के लिए ऐसी गॉसियन सरफेस मानेंगे P पॉइंट से होती हुई, और यहां पर लिखेंगे गॉस थ्योरम E डॉट dA बराबर Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, एक चीज होती है सिमेट्री की दुआई। हाय भाई साहब, बड़ी सिमेट्री है, ये बोल के जब कभी भी कोई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगी, ये भाई साहब थोड़ा सा लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्री E डॉट dA को, इंटीग्रेशन को, क्लोज सरफेस को बना लेते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना, अगर सिमेट्री है, स्मॉल आर रेडियस की आपकी गॉसियन सरफेस है, तो इसको ये बना लेते हैं, याद रख लीजिए ये बात। और जब भी कभी सिलेंड्रिकल सरफेस होगी गॉसियन आपकी, स्मॉल आर रेडियस होगी, एल उसकी लेंथ होगी, तो दाएं बाएं की बात करेगा, कुछ करेगा, बोले भाई साहब सिमेट्री है, भाई साहब ऐसा हो गया, और भाई साहब सारे के सारे डीए तो भाई साहब ई के पैरेलल हो गए, और अगर एग्जाम में टाइम तो सीधा लिख दो ड्यू टू सिमेट्री, सीधा लिख दो ई इंटू 2 पाई आर एल, डायरेक्टली लिख सकते हो। बस आपको लिखना है ड्यू टू सिमेट्री। सर आप ऐसा क्यों सिखा रहे हो? ऐसा राजा मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये बात गॉस थ्योरम में बहुत ज्यादा काम आती है, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने लिखा ड्यू टू, ये ऐसा था, मैंने लिखा ड्यू टू सिमेट्री, इन महाराज को लिख दिया मैंने E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और राजा बेटा Q एनक्लोज हो गया 0, अंदर कछु है नहीं, तो E इनसाइड आ गया 0। तो पहले तो ये याद रखना सबसे आसान है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। याद हो गया सबको? इनसाइड के बाद याद करना है आउटसाइड। आउटसाइड में क्या करना है भाई साहब? फिर से एक ऐसा एक लेना है
शेल जिस पर चार्ज है प्लस क्यू, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। आज आपका पॉइंट पी बाहर है, एक गॉसियन सरफेस वहां से गुजरती भी मानेंगे। आप देखना मैं फटाफट बना रहा हूं, बनता जा रहा है। आज स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, ये पूरा स्मॉल आर है, ये आपकी गॉसियन सरफेस है। आज फिर से लिखोगे भाई साहब अप्लाइंग गॉस थ्योरम। हाँ जी, और जब E डॉट डी ए को फिर से ड्यू टू सिमेट्री लिखोगे तो फिर से लिखोगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। काम की बात बताई ना। और Q एनक्लोज हो जाएगा अंदर वाला पूरा का पूरा Q अपॉन एप्सिल नॉट, वहां से E आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिल नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, जो आ गया पॉइंट चार्ज वाला। भाई इससे आसान कुछ नहीं है। और आप देखना पी वाई क्यू उठा के होलो स्फेरिकल शेल या कहिए यूनिफॉर्मली चार्ज शेल पर इतने सारे सवाल आए हुए हैं, पूछिए नहीं। तो आपको ये दो फॉर्मूले और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ याद रखना है। ये लिया E, ये लिया R, याद रखना है फटाफट से। यहां पर रहेगा 0 और यहां पर रहेगा ऐसा, बस इतना याद रखना है। यहां आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और E इनसाइड कितना है 0 और E आउटसाइड है आर स्क्वायर के इनवर्स। सबको याद रहना चाहिए, आसान काम है बिल्कुल। आ जाइए, अब मैं चलता हूं किसमें, सॉलिड में। याद हो गया सबको, अंदर कितना 0 और बाहर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। सही बात। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने यहां नॉन कंडक्टिंग मेंशन किया है, इसको जरूर आप ध्यान रखना। भाई सॉलिड स्फीयर सुनते ही हम हो जाते हैं भावुक, लेकिन अगर सामने वाले ने बोल दिया कि सॉलिड स्फीयर है लेकिन कंडक्टिंग है, तो सारा चार्ज कहां आ जाएगा, सरफेस पर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी, सारा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। तो जिसको आप सॉलिड स्फीयर बोल रहे हो वो बिहेव करेगा फिर से होलो स्फीयर की तरह, और होलो स्फीयर वाला डेरिवेशन उसके ऊपर काम कर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि नॉन कंडक्टिंग देखते ही आपको समझ जाना है कि भैया ये सॉलिड स्फीयर की ही बात चल रही है, यानी कि इस स्फीयर के अंदर भी चार्ज है। और ध्यान रखिए इसका केवल ना इनसाइड वाला ही थोड़ा मुश्किल होता है, आउटसाइड वाला तो सेम टू सेम होलो वाला चेप देते हैं हम, है ना। हालांकि इसके चांसेस कम है आने के इनसाइड वाले के, तो क्योंकि इस बार जो सिलेबस वगैरह भी आया है उसमें क्या है, वो इनसाइड वाले को दिया नहीं है उन्होंने। तो ये प्लस क्यू है, फिर भी आप सीख लो, कुछ नहीं है। आज अंदर लिया है पॉइंट, देखो ये कैपिटल आर है, दिखाई दे रहा है आपको, कैपिटल आर रेडियस है, ये स्मॉल आर रेडियस है, ये पी पॉइंट है। अंदर एक गॉसियन सरफेस मानेंगे और फिर से वही लिखेंगे इनसाइड में। इनसाइड में क्या लिखेंगे राजा, बताओ जल्दी से बताओ। ऐसा लिखेंगे E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन गॉस थ्योरम, सबको याद है। इस पूरे को फिर से ड्यू टू सिमेट्री करके लिख देंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आर किसका लेते हैं, गॉसियन सरफेस का, ध्यान रखना किसका, गॉसियन सरफेस का। क्यू एनक्लोज, ध्यान से सुनना राजा, क्यू एनक्लोज केवल ये वाला लेना है, वहां मत बना देना ये लाइनें। क्यू एनक्लोज केवल अंदर अंदर वाला लेना है, और चार्ज यहां फैला है वॉल्यूम पर। तो साइड में जाके धीरे से वहां पे लिख के दिखाना कि भाई 4/3 पाई आर क्यूब में भरा है क्यू चार्ज, तो एक में भरा होगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में भरा होगा कितना, तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हाँ जी, यानी कि क्या किया मैंने बताया भाई, पूरे में भरा था क्यू, तो एक वॉल्यूम में भरा होगा इतना। वॉल्यूम से क्यों कंपेयर किया, आपको पता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज किसी सरफेस पर नहीं एक वॉल्यूम में फैला हुआ है, और जब चार्ज वॉल्यूम में फैला होता है तो कंपैरिजन वॉल्यूम से होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब में है क्यू, एक में होगा क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में होगा इतना, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, पाई कैंसिल, यहां से आपका क्यू एनक्लोज निकल के आप देखिए क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर से इसको काट देंगे, सॉल्व करके आपका जो E आ रहा है वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब, जिसको याद करने के लिए मैंने बोला है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक थोड़ी पागलपंथी वाली है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सबको याद है, हाँ भाई, ऊपर नीचे आर आर से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे वाले को झापड़ मार के कैपिटल आर। दोबारा सुनो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर याद है, हाँ जी याद है, ऊपर नीचे आर आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और नीचे वाले को झापड़ा मार के कैपिटल आर कर दो, तो हो गया के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। समझ गए, बस ऐसे याद कर रखा है मैंने। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब यहीं पर हम बात करते हैं किसकी, आउटसाइड की। अब देखो आउटसाइड के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा, स्लाइड कॉपी करूंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा। सर ये क्या किया आपने, अरे कुछ नहीं किया राजा, आउटसाइड में बस कुछ नहीं, चार्ज जब बाहर था वो अंदर फैला हुआ है, लेकिन डेरिवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आउटसाइड मतलब अब बाहर चले गए। अब आप चाहे होलो स्फेरिकल शेल हो या सॉलिड हो, टोटल चार्ज एनक्लोज तो क्यों ही रहेगा, तो कुल मिला के वही फॉर्मूला आने वाला है। तो जो आपका कहना चाहिए ग्राफ था, आइए उसे भी वहीं से उठा लेते हैं।
उसमें क्या चेंज आने वाला है, यानी कि बाहर से देखने पर तो चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों के दोनों कैसे दिखाई देते हैं, पॉइंट चार्ज जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये भाई साहब अलग है, इसमें ए इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। हालांकि ये जो पॉइंट यहां जाकर मिला है ये कंटिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जेई लेवल की बात है, बोर्ड लेवल पे तो आप इसे कंटिन्यूअस करके ही सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी मुझे लगता है दो डेरिवेशन मैंने आपको सिखाए, हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉलिड स्फेरिकल शेल के अंदर और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड। हां, इसमें ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आया है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब वाला, इस वाले फॉर्मूले को आप रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो याद रखना है, चाहे इस फॉर्मेट में चाहे इस फॉर्मेट में, आपको रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं। अब आप तो जानते हैं जब मैंने आपको दो डेरिवेशन कराए गॉस थ्योरम से कराए, वैसे ही दो राजा बेटा मैं तुम्हें कराऊंगा किससे, एम्पियर सर्कुटल लॉ से। हालांकि यहां पर दो डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन समय कम है मुझे आपको बीसी डेरिवेशन सिखाने, तो अभी मैंने आपको 12 सिखाया, तो दो बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, एम्पियर सर्कुटल लॉ से करेंगे। जैसे वहां ई डॉट डीएल लेते थे, यहां हम लेंगे बी डॉट डीएल। तो देखो यहां पर क्या होगा, एक लॉन्ग वायर है, हॉलो सिलिंड्रिकल वायर है, ऐसे जा रहा है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से गुजर रही है ढेर सारी करंट। दिखाई दे रहा है? अब ये जो करंट जा रही है ये एक्चुअली अंदर से नहीं जा रही, ध्यान रखना, सरफेस से जा रही है, केवल सरफेस से, क्योंकि हॉलो है ना। क्या बोला? लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, तो केवल कहां से जा रही है, सरफेस से। अब इसके अंदर हम मानेंगे एक, ऐसे गॉसियन सरफेस मानते थे जब गॉस थ्योरम लेते थे, यहां मानेंगे एक लूप स्मॉल आर का। अब जब आप ऐसा एक लूप मानोगे तो आप ये देखोगे कि जो स्मॉल आर रेडियस का आपने लूप माना है, इस लूप पर आप लगाओगे एम्पियर सर्कुटल लॉ। बिल्कुल देखो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, ई डॉट डी ए की जगह पर बी डॉट डी एल, और यहां पर म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब बताओ आई एनक्लोज कितना आएगा, 0। आई एनक्लोज कितना आएगा, 0। क्यों आएगा आई एनक्लोज 0? क्योंकि यहां से जो करंट जा रही है वो है ही नहीं, सारी करंट कहां से जा रही है, सरफेस से। जब सारी सरफेस से जाएगी तो आई एनक्लोज क्या हो जाएगा, 0। और यहां पर भी हमेशा जब भी सिमेट्री होगी, बी डॉट डीएल को हम प्यार से लिखेंगे बी इंटू 2 पाई आर। याद रखना, जैसे वहां पर हम ई डॉट डीए को ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख देते थे ड्यू टू सिमेट्री, ऐसे ही यहां पर लिखते हैं बी डॉट डीएल को बी इंटू 2 पाई आर, और सामने आ जाएगा 0, तो बी इनसाइड आ जाएगा 0। सर ये ना पूरा कॉपी कर दिया आपने, अरे क्या करूं यार, गॉस थ्योरम में थोड़ा सा चेंज करो तो एम्पियर सर्कुटल लॉ में बिल्कुल वही सब घटनाएं होने लगती हैं। अब आउटसाइड आ जाओ। अब आउटसाइड में आप लूप कहां मानोगे, आपको पता है, ये रहा आपका लॉन्ग सिलेंडर, हॉलो है, सारी की सारी करंट कहां से जा रही है, सरफेस से जा रही है। मैंने जानबूझ के ऐसे डेरिवेशन उठाए जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसमें से एक तैयार कर लो तो दो और, मतलब एक तैयार कर लो तो दूसरा उसके जैसा और तैयार हो जाए। तो एक्चुअली जो 20 डेरिवेशन है, आपको सच बात बताऊं, इसमें इंडिपेंडेंट डेरिवेशन तो मेरे हिसाब से 12 है, 8 तो ऐसे डेरिवेशन है जो कॉपी पेस्ट करके बन जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 12 पहले तैयार करो जिससे 8 और तैयार होते हो। जैसे मैं कहता हूं हमेशा, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स तैयार कर लोगे तो केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में फायदा मिलेगा। तो हमेशा ऐसी चीजें जो एक दूसरे से रिलेटेबल है, तो उनको तैयार करने से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा आ जाती है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। तो अभी जरा ध्यान से देखो, मैंने माना यहां पर ये स्मॉल आर रेडियस आज बाहर है, मेरी आउटसाइड पॉइंट लेना है, और मैंने वहां से ये लूप माना। अब फिर से वही बात है, अब देखो, अब आप तो जानते हो अगर आपका लूप बहुत बड़ा हो गया तो आई एनक्लोज कितना हो जाएगा, आई एनक्लोज कितना हो जाएगा, आई, और बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू में 2 पाई आर, तो म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां से जो आपका बी आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, जो कि एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब देखो कितनी सिमिलैरिटी है, यानी कि वहां पर बाहर से देखने पर वो जो आपका हॉलो स्फेयर था वो बाहर से देखने पर पॉइंट चार्ज जैसा लग रहा था, ऐसे ही ये बाहर से देखने पर एक स्ट्रेट वायर जैसा लग रहा है, और ग्राफ बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट, बस आर स्क्वायर की जगह आर आ जाएगा। कैसे, जरा देखो, अंदर कैसा आया है राजा, 0। देखो जरा यहां पर बी इनसाइड कैसा आया है, 0, और जरा यहां आ जाओ, यहां कैसा आया है, बी आउटसाइड जो आया है वो आर के इनवर्स पर बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो गया, बस वहां आर स्क्वायर था, यहां आर है। याद रखना आसान है। आ जाओ, सॉलिड सिलेंडर में क्या होना है, सॉलिड सिलेंडर में करंट अंदर से भी जाएगी, आपको पता है, और अंदर से भी जाएगी तो इस बार बी इनसाइड 0 होने वाला नहीं है, यानी कि यहां से भी कुछ करंट जाने वाली है। तो आई एनक्लोज्ड आज 0 नहीं है, यानी कि स्मॉल आर रेडियस की इस रिंग में से भी, इस एम्पियर लूप बोलते हैं इसको, इसमें से भी कुछ ना कुछ करंट आज जाएगी, क्योंकि आज करंट अंदर से भी जा रही है, पूरे क्रॉस सेक्शन से जा रही है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है तो यानी कि इसका जे कांस्टेंट है। जे क्या होता है, करंट डेंसिटी, आई अपॉन ए।
ये यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, बल्कि कांस्टेंट शब्द सही नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म। खैर, तो जरा एक काम करते हैं, यहां पर फिर इनसाइड पर जाते हैं। देखो बिल्कुल एक फ्लो में करते जाओगे तो बिल्कुल वही काम हो रहा है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन क्लोज। बस आज इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छा सिमेट्री है तो बी डॉट डी एल की जगह क्या लिख दूंगा, बी इंटू टू पाई आर। जैसे वहां पर स्मॉल आर लेते थे गॉसियन सरफेस की रेडियस, बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, ऐसे यहां पर स्मॉल आर लेंगे किसकी, एम्पियर्स लूप की रेडियस, और यहां पर आई एनक्लोज के लिए क्या कहेंगे, भैया पूरे पाई आर स्क्वायर में से जा रही थी करंट आई, एक में से जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में से जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, पाई पाई, तो यहां से जो हमारा आई एनक्लोज्ड आ जाएगा वो आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको उठा के यहां रख देंगे तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रखेंगे, स्मॉल आर से काट देंगे, तो कुल मिला के जो मुझे आता दिखाई दे रहा है वो बी इनसाइड आता दिखाई दे रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई आर अपॉन आर स्क्वायर। मजे की बात पता क्या है, आज फिर स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है और इसको लिख देते हैं म्यू जे आर बाई 2। क्या लिख देते हैं, म्यू जे आर बाई 2। फिर से मेरे से कोई कहता है सर इसे याद करने की ट्रिक बताओ, मैं कहता हूं देखो बेटा वायर का होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ऊपर नीचे आर आर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर नीचे आर आर से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे वाले को झापड़ मार के कैपिटल आर। ट्रिक वही की वही है, ऊपर नीचे भाई पॉइंट चार्ज का लिखा था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऊपर नीचे स्मॉल आर से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे वाले को झापड़ मार के कैपिटल आर। ऐसे यहां पर ऊपर नीचे आर आर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को झापड़ मार के कैपिटल आर। ऐसे याद कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब क्या करना है, फिर से वही चोरी का माल उठा के लाना है। सर कहां से लाओगे उठाकर, आओ जरा उठाकर लाते हैं। इन भाई साहब नहीं आउटसाइड वाले भाई साहब को चोरी किया, उठाया और यहां ले आए। सर क्यों, आउटसाइड बिल्कुल सेम टू सेम है। क्यों, अरे भैया तुम चाहे सॉलिड हो तुम चाहे हॉलो हो, तुम्हारी सारी करंट जाएगी तो इस लूप के अंदर से ही ना, तो कुल मिला के जो डेरिवेशन आउटसाइड में हॉलो सिलेंडर का है वही आउटसाइड में सॉलिड सिलेंडर का भी है। ग्राफ का क्या करना है, अरे ग्राफ देखो अभी उठा के लाते हैं। आजा बेटा ग्राफ इधर आ जाओ। भाई साहब पता नहीं लगा 14 डेरिवेशन निपट गए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो बी इनसाइड क्या आ गया, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये क्या आ गया, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कुल मिला के मैंने आपको अभी बातों ही बातों में 14 डेरिवेशन याद कराए हैं, जिसमें 14 में आप मान के चलिए जो आपका पहला डेरिवेशन था, जो आपका क्या था पहला डेरिवेशन, वो डेरिवेशन था आपका कहीं ना कहीं किसका, डाइपोल का। वो पहला और छठवां बिल्कुल एक जैसा है, दूसरा और सातवां एक जैसा है, तो पहले 5 और अगले 5 10 याद हो गए। उसके बाद फिर 11 12 मैंने पढ़ाया, इनसाइड आउटसाइड, हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर। ऐसे ही मैंने फिर हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर पे उसे अप्लाई किया। तो कुल मिला के 14 डेरिवेशन आपको याद हो चुके हैं। अब 6 डेरिवेशन बचते हैं, और ये 6 डेरिवेशन मैंने उठाए हैं ऑप्टिक्स से। सेकंड बुक की तरफ चलते हैं, और सेकंड बुक में डेरिवेशंस कहां से आते हैं वो आपको पता है, ऑप्टिक्स से आते हैं। और 6 डेरिवेशंस बचे हैं, 6 के 6 डेरिवेशंस में सबसे पहले मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं मिरर फॉर्मूला, और बिल्कुल उसी मिरर फॉर्मूला को सीखते ही आपको मैग्निफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूं लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला से सीख जाओगे आप मैग्निफिकेशन। तो ये 4 हो गए। आखिरी 2 आपको छोड़ने नहीं है, जिसमें एक है कर्व्ड सरफेस वाला, क्योंकि ये कई बार आया है। कर्व्ड सरफेस में रिफ्रैक्शन μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r, बहुत बार आया है। इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है, और सबसे एंड में मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसलिए कराने वाला हूं क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, और ये डेरिवेशन भी कई बार पूछा गया। तो 6 डेरिवेशन बचे हैं, मैं 6 के 6 आपको फटाफट से बताने जा रहा हूं। आइए, हम 14 डेरिवेशन कर चुके थे, 15वें डेरिवेशन पर चल रहे हैं मिरर फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखिए। मैं एक कॉनकेव मिरर के लिए करके दिखा रहा हूं, फटाफट से देखिए। सबसे पहले आप इसको गोल गोल मान के यहां पर एक सी मान लिया कीजिए, ये एफ हो गया, ये पी हो गया। मुझे लगता है सबको पता होगा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है वगैरह वगैरह सब पता होगा। यहां पर आप एक लेंगे ऑब्जेक्ट जिसका नाम रखेंगे ए बी, नॉमेनक्लेचर याद रखिएगा ए बी। यहां से भेजेंगे आप लाइट, एक लाइट भेजी मैंने पैरेलल जो होकर गुजरेगी फोकस से, एक लाइट भेजता हूं मैं पोल पर जो इक्वल एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल मानते हुए ऐसे होकर गुजरेगी, और यहां पर आपकी इमेज बन जाएगी ऐसे। आई होप आपको आपकी इमेज दिखाई दे रही होगी। जो ये इमेज बनी है, मैं इसको थोड़ा सा एफ को दोबारा से बना देता हूं यहां पर, जिससे कि आपको एफ पढ़ने में आ जाए क्लियरली। ये एफ है, और जहां पर भी आपकी इमेज बनी है उसका नाम आपको रखना है ए डैश बी डैश। आई होप आप सबको डायग्राम समझ आ रहा होगा। ए डैश बी डैश सबको दिखाई दे रहा है।
ये आ गया ए डैश और ये आ गया बी डैश। तो ये ए बी और ए डैश बी डैश, ये आपका पूरा डायग्राम है जो आपको वहां बनाना है। अब इसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अच्छे बच्चे हमेशा ट्राइंगल्स याद रखते हैं। जब ये डायग्राम बन गया, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं हम एल। तो मैं आपको सच बात बताऊं, एक तो याद रखना है आपको एक डायग्राम ए बी पी दिखाई दे रहा है, ए बी पी, और एक याद रखना ए डैश बी डैश पी। ये दोनों के दोनों हमेशा सिमिलर ट्राइंगल निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 90, ये 90, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। तो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। और एक दूसरा आपको याद रखना है एल एन एफ। ये मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, इसका नाम एन है। तो एल एन एफ दिखाई दे रहा है, एल एन एफ ट्राइंगल। और ए डैश बी डैश एफ दिखाई दे रहा है सबको, ए डैश बी डैश एफ। ये दो ट्राइंगल, यानी कि मैं साइड में बना के दिखा देता हूं। दो ट्राइंगल आपको पकड़ने, एक ट्राइंगल तो ये है, एक ट्राइंगल ये है, इसका नाम है ए बी पी। और एक याद रखना है ए डैश बी डैश पी। ये बराबर, ये बराबर, दो एंगल बराबर। तो मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी पी याद रखना है, जो कि सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के, याद रहेगा। और एक आपको याद रखना है ट्राइंगल एल एन एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ। बस ये याद रखना है, इससे सारा काम बन जाएगा। बिल्कुल यही सेम टू सेम अपने काम आएगा कहां पर, लेंस फॉर्मूला में। और सेम टू सेम यही काम आने वाला है मैग्निफिकेशन में। कुछ नहीं करना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। देख लीजिए, पी बी डैश अपॉन पी बी दिखाई दे रहा है सबको। और यहां पर हम लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन, देखिए जरा, ए डैश बी डैश ये दिखाई दे रहा है, अपॉन ये वाली साइड, ये साइड कितनी है एल एन, इज इक्वल टू, साइड्स के रेशियो बराबर कर रहा हूं, ए डैश बी डैश अपॉन एल एन। जो दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो ए डैश बी डैश अपॉन एल एन बराबर एन एफ डैश अपॉन बी डैश एफ। एन एफ डैश एक बार देख लेते हैं, ए डैश बी डैश के लिए कौन है, एफ बी डैश है, तो एफ बी डैश लेंगे यहां पर। और एफ बी डैश अपॉन में एल एन के लिए कौन है, एल एन के लिए है एन एफ। कौन है, एन एफ। अब ये मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले एक काम करो, ये जो एल एन है वो ए बी के बराबर है। तो एल एन को हम हटा देंगे, एल एन हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो हम एल एन को हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, ए बी। तो जैसे ही एल एन को हटाया वहां पर हमने ए बी लगाया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो। क्या आपको बात समझ आ रही है, एल एन की जगह ए बी रखते हैं दोनों। तो ये वाली डिस्टेंस है। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब मैं सिमिलर ट्रायंगल लगाता हूं तो वर्टिकल साइड्स का रेशियो और हॉरिजॉन्टल साइड का रेशियो लिया मैंने, लेकिन जो मुझे मिरर फॉर्मूला निकालना है उसमें u है, v है, f है, तीनों के तीनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है। बस ये याद रखना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस का रेशियो निकल आएगा, pb डैश अपॉन pb आ गया, यहां पर fb डैश आ गया, और यहां पर लिख दिया nf, और nf को मैंने लिख दिया pf। आप यहां लिखोगे कि n जो है वो नियरली p हो जाएगा, किसके लिए, जब पैरेक्सियल रेज आएंगी तो पैरेक्सियल रेज के लिए n और p ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा, जितनी भी डिस्टेंस है वो सारी की सारी p से नपी होनी चाहिए। pb डैश p से नपी है pb, p से नपी है pf, p क्योंकि सारी डिस्टेंसेस कहां से नापनी होती है, पोल से। तो अब यहां पर बचा fb डैश। अब fb डैश को आप देख लो, fb डैश क्या क्या करना है, ये fb डैश दिखाई दे रहा है, ये fb डैश कहीं ना कहीं pb डैश माइनस pf है, pb डैश माइनस pf। तो pb डैश में से pf को माइनस कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद कुछ नहीं करना। आप जानते हो जो u है आपका वो माइनस का pb है। सर आपको कैसे पता, क्योंकि जब ऐसे लाइट आती है तो आपको पता है यहां जो भी नापते हैं प्लस में नापते हैं, यहां जो भी नापते हैं माइनस में नापते हैं, और p से नापते हैं। तो इसके तो भाग ही फूट गए, p से सारी की सारी किधर नप रही है, इधर नप रही है, तो माइनस का pb है, v जो है वो माइनस का pb डैश है, और f जो है वो माइनस का pf डैश है। कुल मिला के यहां से pb की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस का u, यहां से क्या लिख सकते हो, pb डैश की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस का v, और यहां पर pf डैश की जगह पर क्या लिख सकते हो, माइनस का f। तीनों को उठाकर यहां पर पुट कर देंगे। pb डैश की जगह पर मैं लिख सकता हूं माइनस का v, देखते हैं यहां पर pb की जगह पर लिख सकता हूं माइनस का u, pb डैश माइनस pf है, तो pb डैश कितना है मेरा, माइनस का v माइनस pb डैश माइनस pf, और pf की जगह लिख सकता हूं मैं माइनस का f, और डिवाइडेड बाय pf की जगह पर लिख सकता हूं माइनस का f। इस पूरे को जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, दोनों तरफ u v f से डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f आ जाएगा। और यही है हमारा मिरर फॉर्मूला। तो कैसे करना है मिरर फॉर्मूला, मोटा मोटा समझ आ गया, ये डायग्राम समझ आ गया। अब कुछ नहीं करना, जैसे ही आपको मैग्निफिकेशन के लिए जाना है
तो जैसे मैंने यहां पर ये उठाया था, आप देखिए मैं इसको वहां पर कॉपी पेस्ट मार रहा हूं। सर क्या कर रहे हो? सेम डायग्राम और सेम, एक बार देख लेते हैं जरा, एक बार यहां आते हैं, मैं इसको यहां कॉपी पेस्ट मार रहा हूं, डायग्राम तो वही रहने वाला है। डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन में मैं एक बार डायग्राम फिर से बना के दिखा दूंगा आपको, बस इतना करना है, ये करना है, और आप समझिए आपके काम की सिचुएशन क्या है। जैसे कि आपका यहां पर एफ था, यहां पर आपका सी, जरूरी नहीं आप ऑब्जेक्ट को यहां रखें, आप ऑब्जेक्ट को यहां रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आपका ए बी हो जाएगा, यहां से एक लाइट रे पैरेलल भेज देंगे, या वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, एक लाइट यहां पोल पे भेज देंगे। देखिए फ्री हैंड से कैसे डायग्राम बना रहा हूं मैं, और बिल्कुल ऐसे यहां से चली जाएगी। देखो कभी कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है कि एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट बनाया तो इमेज थोड़ा, क्योंकि हम तो रैंडम बना रहे हैं ना डायग्राम, तो वो सी के बियॉन्ड ना जाए, ऐसे में धीरे से ऐसा कर देना, समझ गए? किसी से कहना मत, एग्जाम में हो जाता है ऐसा। भाई वो जो 6 रूल आपने पढ़े थे वो तो फॉलो होने चाहिए ना, तो अभी रैंडमली डायग्राम बनाओगे तो बिल्कुल ऐसे फॉलो नहीं करेगा ना। अभी थोड़ा ठीक हो गया। एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहां भागेगी? बाहर भागेगी, बस ऐसा कर लेना। अब डायग्राम आपका बिल्कुल क्लियर है। इस पॉइंट का नाम क्या रखना? एल। ये रखने की जरूरत नहीं है, इस बार तो डायरेक्टली हो जाएगा। अब बताओ, ए बी ये पोल है, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, बस उठा लो दोनों को। तो यहां से जियो का तो उठा दिया, ए बी पी ए डैश बी डैश पी, ये लिखने की जरूरत ही इस बार नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। यही आपका मैग्निफिकेशन है। सर आपको कैसे पता? बस एक रेशियो में कहानी खत्म है मैग्निफिकेशन की। तो कैसे भाई? एक बार बताओ, ए बी कौन है? ऑब्जेक्ट की हाइट। ए डैश बी डैश कौन है? तो मैं आपको बताता हूं, ऑब्जेक्ट की हाइट है प्लस की ए बी, इमेज है नीचे की तरफ तो माइनस का ए डैश बी डैश, बहुत बढ़िया। यू है हमारा माइनस का पी बी और वी है हमारा माइनस का पी बी डैश। अब यहां से उठा के यहां वैल्यूज रखेंगे। ए डैश बी डैश की जगह पर क्या लिख सकता हूं? माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का आई। ए बी की जगह क्या लिख सकता हूं? प्लस का ओ। पीबी डैश की जगह पर क्या लिख सकता हूं? माइनस का वी। और इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? माइनस का यू। काटी पीटी करके आई अपॉन ओ की वैल्यू आ जाएगी माइनस की वी अपॉन यू, और यही तो है मैग्निफिकेशन। तो आप ये समझिए, वो जो मैंने आपको सिखाया ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ये कहीं ना कहीं आपके काम, देखो इधर देखो, मिरर फॉर्मूला में भी आता है और फिर मैग्निफिकेशन में भी आता है। और मजे की बात क्या है, आ जाओ जरा लेंस फॉर्मूला के मजे ले लेते हैं। इधर देखिए, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये एफ है, ये 2f है, इसमें सी नहीं होता, पता है ना आपको। ये एफ है, ये 2f है। फिर से देखो, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एफ और 2f के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां से एक पैरेलल लाइट भेजेंगे, वो पैरेलल लाइट एफ से होकर जाएगी, सबको समझ आ रहा है। एक लाइट अपन यहां भेजेंगे और ये लाइट कहीं यहां जाकर मिलेगी। अगेन जो इमेज होगी वो 2f के पार बनेगी, सबको दिखाई दे रही है? हाँ जी। अब क्या करना है, इसका नाम क्या है? ए बी। ये कौन है? इसका नाम मैंने पी रख दिया, हालांकि ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहां पोल नहीं बोलते इसको। और ये हो जाता है ए डैश बी डैश। अगेन अगर आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया एल। अब आप नोटिस कीजिए फिर से सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से। एक तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, कौन कौन से? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। हे भगवान, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और फिर एल पी एफ और ए डैश बी डैश एफ। हे प्रभु दीनानाथ, यानी कि अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा है। तो आप सोच के देखिए फिर से वही ट्रायंगल, क्योंकि दूसरा तो राइट एंगल ट्रायंगल तैयार बैठा है ना बराबर होने के लिए। और अगर सिमिलर ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहां पर फिर से वही सेट निकल के आएगा। और फिर से मैं एक काम करता हूं, इसको कॉपी मार लेता हूं, हे प्रभु, और इसको उठा के यहां ले आता हूं। अरे सर, मतलब यानी कि मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला एक से ही हो जाएंगे। बस यहां पर एलएनएफ नहीं है, यहां पर एलपीएफ है। कौन है? एलपीएफ है। बाकी सब कुछ सेम है। ये एलपी अपने आप आ जाएगा, और एलपी की जगह आप देखिए डायग्राम में, यहां पर भी आप एलपी की जगह पर ए बी रख सकते हैं। तो कुल मिला के वही बिल्कुल सेम टू सेम बात हो जाएगी। और फिर से हम, अच्छा एन और पी वाली बात यहां है नहीं, तो फिर से पीबी डैश अपॉन पीबी जो है हमारा, वो किसके बराबर आ जाएगा? एफ बी डैश। अब यहां पर एफ बी डैश थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक बार देख लेते हैं जरा, फिर से देख लेते हैं सारे लोग। ए बी पी और ए डैश बी डैश पी को जरा एक बार देख ले। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर पीबी अपॉन पीबी डैश। ये तो बिल्कुल करेक्ट लिखा है, देखो है ना, सॉरी पीबी डैश अपॉन पीबी, क्योंकि ए डैश बी डैश में कौन था? पीबी डैश था। अब इधर आ जाइए, ए डैश बी डैश अपॉन एलपी, देखिए जरा, ए डैश बी डैश अपॉन एलपी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन पी एफ। देखना जरा, एफ बी डैश अपॉन, ये पी हो जाएगा, यहां एन का काम नहीं है, तो सेम टू सेम वही हो गया। आई बात समझ में? फिर से वही,
अब एफ बी डैश यहां पर देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। एफ बी डैश की वैल्यू जो यहां पर है एफ बी डैश की वो है पीबी डैश माइनस पी एफ, पीबी डैश माइनस पी एफ, बिल्कुल वही का वही लिखा है, सेम टू सेम लिखा है। अब यहां थोड़ा सा यू और वी में परिवर्तन आएगा और वापस वैल्यूज रख देंगे, वापस वैल्यू रखेंगे तो यहां पर सॉल्व करके आएगा 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। मैं वैल्यूज रख के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आपको मैंने वहां सिखा दी है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर यू कितना होगा, फटाफट से बता दीजिए। यू होगा, लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, तो लाइट क्या हो जाएगी, माइनस की पीबी, यू हो जाएगा माइनस का पीबी, वी क्या हो जाएगा, प्लस का पीबी डैश। हाँ जी, और एफ तो इसका पॉजिटिव लेते हैं तो प्लस का पीएफ। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यूज से यूवीएफ यहां पर रख देंगे और सॉल्व करके हमारे पास लेंस फॉर्मूला आ गया। और अगेन जब आप मैग्निफिकेशन निकालने जाओगे तो फिर से वही, यानी कि आपको वही करना है जो डायग्राम अभी मैंने बनाया था। आप चाहे दोबारा बनवा लीजिए मुझसे, फिर से वही डायग्राम बनाना, ये एफ, ये 2f, और यहां पर आपने अपना ऑब्जेक्ट लिया, यहां से लाइट भेजी, ये एफ से होकर गई और ये लाइट यहां से होकर गई और यहां जाकर मिली और ये आपकी इमेज बन गई। देख रहे हैं आप कैसे मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं। एग्जाम में आपको फ्री हैंड से बनाना है भाई, है ना। ए बी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी वहां पर आपके डायग्राम की सुंदरता कोई नहीं देख रहा है ना। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, फिर से वही ए बी पी और ए डैश बी डैश पी को उठाना है। क्या दिखाई दे रहा है, और फिर से वही ए बी पी और ए डैश बी डैश पी को जैसे ही उठाओगे आप सिमिलर ट्रायंगल बोलोगे तो आप ये मान के चलो फिर से वही ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर आ जाएगा पीबी डैश अपॉन पीबी के। फिर से वही ए डैश बी डैश की जगह पर आप बताओ क्या लिखोगे, माइनस का आई इमेज, इसकी जगह क्या लिखोगे, प्लस का ओ। पीबी डैश जरा देखो, पीबी डैश की कहानी देखो, पीबी डैश क्या है, पीबी डैश इस बार प्लस में है तो प्लस का वी, और पीबी माइनस में है तो माइनस का यू। तो इस बार जो मैग्निफिकेशन निकल के आएगा वो वी अपॉन यू निकल के आ जाएगा, जो कि लेंस के लिए होता है। अब आखिरी में मैं दो डेरिवेशन, तो कुल मिला के मैंने आपको क्या बोला कि लेंस फॉर्मूला, लेंस का मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, मिरर का मैग्निफिकेशन, ये चार ऐसी चीजें हैं जिसमें केवल सिमिलर ट्रायंगल की कबड्डी खेलनी है। और सिमिलर ट्रायंगल एक बार मेरे साथ याद कर लो। मिरर फॉर्मूला में क्या याद करोगे, एबीपी ए डैश बी डैश पी और एलएनएफ और ए डैश बी डैश एफ, और यही वहां पर आ जाएगा लेंस फॉर्मूला में। और जब मैग्निफिकेशन होगा तो ये एफ वाला लगाने की जरूरत नहीं है, एबीपी ए डैश बी डैश पी से ही लेंस में मैग्निफिकेशन और मिरर में मैग्निफिकेशन निकल के आ जाएगा। अब फटाफट से बात करेंगे कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन। एक बढ़िया सा डायग्राम बना के आपको दो ट्रायंगल से बस पूरी बात समझा दूंगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो खूब आया है ये सवाल भी। ये यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस का काम कर रहा है, ये P है। हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं O, ये है लेटस से यहां का C, O से यहां पर लाइट गई, एक बार देख लीजिए सारे लोग, O से यहां पर लाइट गई, ये C से जाने वाली लाइट नॉर्मल का काम करेगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, रेडियस का काम करेगी, और ये एंगल कहीं ना कहीं जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा एंगल I। क्या हो जाएगा, एंगल I। यहां से लाइट बेंड हो गई, कोई भी केस हो सकता कम बेंड हो तो रेयर इसी साइड आ जाएगा, रेयर मीडियम में ही आ जाएगा। ये रेयर मीडियम का μ1 है और ये μ2 है। μ1 किसको लेना है, ध्यान रखना है, लाइट रिफ्रैक्शन से पहले जिस मीडियम में थी वहां μ1 लेना है, याद रखना। और ये रेयर डेंसर नहीं है, ये लाइट रिफ्रैक्शन से पहले जिस मीडियम में थी वो μ1 है और रिफ्रैक्शन के जस्ट बाद जिसमें थी वो μ2 है। लाइट यहां गई, एक लाइट रे यहां से सीधी गई होगी, जो मैं बना रहा हूं यहां पर, जो सीधी गई होगी इसे लाइट रे वो सीधी निकल गई होगी, दोनों यहां मिली होंगी और यहां पर इमेज बनी होगी। क्या आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। यहां पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं जिसका नाम मैंने रख दिया L, ये N है, ये P है, कहिए। अब मैं यहां पर कुछ और एंगल्स बना रहा हूं। सबसे पहले तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, दिस इज एंगल R, सबको दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट रे ने जो एंगल बनाया वो अल्फा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली ने जो बनाया वो गामा है, और इमेज के साथ जो बनाया वो बीटा है। अल्फा बीटा गामा, I और R, बस ये डायग्राम आपको याद रखना है। और आपको मेरे साथ याद रखने हैं दो ट्रायंगल, ट्रायंगल LIC और ट्रायंगल LOC। अरे सर ट्रायंगल कैसे याद करा रहे हो, ट्रायंगल LIC और ट्रायंगल LOC। अब फटाफट से देखो LIC क्या कह रहा है, LIC। LIC को आप ध्यान से देखेंगे तो गामा और बीटा अंदर एंगल है और R उनका एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे LIC में। तो LIC में जैसे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई, R बराबर गामा प्लस बीटा प्लस गामा, तो LIC में लिख दिया R बराबर बीटा प्लस गामा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाने के लिए दोनों ट्रायंगल LIC में लगाएंगे और फिर LOC में लगाएंगे, LOC I प्लस अल्फा बराबर गामा, I प्लस अल्फा बराबर गामा। सच बता रहा हूं, यहां से आपके R की वैल्यू तो निकली हुई है, यहां से I की वैल्यू निकल के आ जाएगी गामा माइनस अल्फा। ये I की निकल आई,
ये आर की निकल आई, ये दोनों वैल्यू तैयार रखनी है। फिर क्या करना है, फिर आप एक बात जानते हो कि बीटा और टेन बीटा पैरेक्सियल में लगभग सेम हो जाएगा, है ना। गामा और टेन गामा लगभग सेम हो जाएगा, तो अल्फा और टेन अल्फा लगभग सेम हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं आर की जगह पर मोटा मोटा लिखूंगा बीटा प्लस अल्फा। ना व्हाट इज बीटा, अगर आप बीटा देखेंगे तो बीटा आपको दिखाई देगा ln अपॉन ni। क्या आएगा, ln अपॉन ni। ये कौन है, ये बीटा है। और गामा देखोगे तो टेन गामा निकाल लो, ln अपॉन nc। यहां निकालो आप आई, फिर गामा की जगह तो वही लिखोगे ln अपॉन nc। ये मैं क्या लिख रहा हूं, वहां पे लिखना पड़ेगा आपको, टेन गामा इज नियरली गामा। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको करने की सिर्फ। अल्फा में क्या करोगे, ln अपॉन no, बस। फिर क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं। अब यहां से आई अपॉन आर में तैयार करके रख लेता हूं रेडीमेड। क्यों, क्योंकि अभी स्नेल्स लॉ से भी आई अपॉन आर। अब आई अपॉन आर में ऊपर से ln आके कट जाएगा, यहां बचेगा 1 अपॉन nc माइनस 1 अपॉन no अपॉन में 1 अपॉन ni प्लस 1 अपॉन nc। सबको दिखाई दे रहा है, ये आई अपॉन आर। फिर क्या बोला भाई साहब, पैरेक्सियल के लिए तो n लगभग लगभग p हो जाएगा। तो आई अपॉन आर की जो वैल्यू रेडी की है हमने, उसमें n की जगह पर सब जगह कौन आ जाएगा, p। तो 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ डिवाइडेड बाय 1 अपॉन पी आई प्लस 1 अपॉन पी सी। बस ये याद रखना है। अब इसमें आई और आर को सॉल्व करने के लिए स्नेल्स लॉ क्या लगाया, म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अब यहां से साइन आई अपॉन साइन आर बच्चों आ रहा है म्यू2 अपॉन म्यू1। और साइन आई और आर तो, आई और आर तो लगभग लगभग आई और आर ही हो जाएगा, क्योंकि जब स्मॉल एंगल होता है तो आई और आर की एक वैल्यू और तैयार है, म्यू2 अपॉन म्यू1। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो दोनों को रख देंगे बराबर। तो यहां से म्यू2 अपॉन म्यू1 आ जाएगा 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी ओ अपॉन में 1 अपॉन पी आई प्लस 1 अपॉन पी सी। और अगेन पीसीपीओ की हम वैल्यू रखेंगे और हमारे पास हमारा डिजायर्ड फॉर्मूला आएगा। कैसे रखेंगे, एक बात बताओ, लाइट ऐसे गई थी ना, तो इधर क्या लेना है प्लस में और इधर क्या लेना है माइनस में, याद रखेंगे। अब इधर प्लस में लेना है तो बताओ u यहां पर कितना लेंगे, माइनस का पीओ, v कितना लेंगे प्लस का पी आई, प्लस में है ना, और c किधर लिया इधर, तो r कितना लेंगे माइनस का पीसी। ध्यान रखेंगे पीओ और पीसी माइनस में आ रहे हैं और पी आई प्लस में आ रहा है, तो यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो म्यू2 अपॉन म्यू1 की जगह पर मैं पीसी की जगह माइनस आर रखूंगा, पीओ की जगह पर मैं रखूंगा माइनस का यू, पीआई की जगह रखूंगा प्लस का वी और पीसी की जगह पर रखूंगा माइनस का आर। अब इसको पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। मजे की बात यह है कि यह फॉर्मूला वैलिड है कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों तरह की कर्व सरफेस के लिए, भले ही म्यू1 रेयरर हो या डेंसर हो, म्यू2 रेयरर हो या डेंसर हो उसके लिए, और भले ही इमेज रियल बने या वर्चुअल बने, इन सारे केसेस के लिए फॉर्मूला यही रहेगा। सामने वाला क्या सिचुएशन देता है उसके हिसाब से आपको डिराइव करना है। ट्रायंगल वही रहेंगे, एलआईसी और एलओसी दोनों में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगानी है। अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू रखनी है वो टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा की रखनी है, क्योंकि छोटे हैं, और साइन और स्नेल्स लॉ लगाकर आई साइन आई और साइन आर को आई और आर तक अप्रोक्सीमेट करना है, और फिर ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। आखिरी डेरिवेशन बता रहा हूं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, चाहे आप कॉनकेव से कर लीजिए चाहे कॉन्वेक्स से कर लीजिए। डायग्राम याद रखना है, फ्री हैंड से बना रहा हूं, एक बार सारे लोग देखेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें एक ये सरफेस है जिस पर पहले जाकर देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट जाएगी, ध्यान से समझिए। ये जो पहले वाली कर्व सरफेस है, इस पहली कर्व सरफेस का C1 मान लीजिए यहां पर है, तो यहां नॉर्मल का काम करेगा, हाँ जी। और उसके बाद वो लाइट यहां बेंड होगी, और उसके बाद तो मैं काम करता हूं C1 के चक्कर में ना पढ़ाते हुए आपको यह समझाने की कोशिश करता हूं कि आप ये समझिए कि यहां से जब लाइट जाएगी तो पहले ये सरफेस उसे बेंड करेगी, सही बात। तो लेट अस से उस सरफेस ने आपको बेंड किया था इतना, और आपकी इमेज यहां बनने वाली थी I1, लेकिन जब आप यहां से गुजरे तो अगली सरफेस ने फिर उसे बेंड कर दिया और यहां भेज दिया, तो इमेज बन गई I। तो पहले तो ये डायग्राम समझ लीजिए आप, ऑब्जेक्ट से लाइट भेजनी है, पहले रिफ्रैक्शन के बाद कहां जाने वाली थी, वो हो गई आपकी पहले वाली कर्व सरफेस जिसकी रेडियस आपको माननी है R1 और दूसरे वाली की माननी है R2। ध्यान रखेंगे R1 और R2 बस, और यहां पर I और I1, ये याद रहेगा, ये फाइनल इमेज है। तो आपको 2 बार लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिखना है, कितनी बार, 2 बार लिखना है। और 2 बार लिखने के लिए मैं यहां के
म्यू को मानता हूं म्यू एस, यहां के को मानता हूं म्यू एल और यहां मानता हूं म्यू एस। हाँ जी, अब 2 बार रखने के लिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, फॉर्मूला फॉर सरफेस 1। देखिए सरफेस 1 के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। आइए वैल्यू रखते हैं। म्यू टू का काम करेगा म्यू एल, क्योंकि रिफ्रैक्शन के तुरंत बाद आप लेंस के अंदर गए, अपॉन वी, इसके लिए वी का काम करेगा प्लस का PI1। कौन? प्लस का PI1। क्यों? क्योंकि इसकी इमेज आगे बनी। माइनस म्यू एस मतलब म्यू सराउंडिंग से चले थे, यू का काम करेगा माइनस का PO, माइनस का PO। मैं फिर से बता देता हूं, थिन लेंस मान के काम कर रहे हैं, इसलिए P जो है वो दोनों के लिए एकदम सेम हो जाएगा, वरना दोनों के यहां पर पोल्स दोनों के क्या हो जाते हैं, अलग। ठीक, इज इक्वल टू म्यू टू का काम कौन कर रहा है, म्यू एल माइनस म्यू एस अपॉन आर का काम कर रहा है R1। कौन कर रहा है, R1। आपको दिखाई दे रहा है, बल्कि R1 को भी आप लिख दो PC1, यहां कहीं इधर आएगा और प्लस में आएगा तो प्लस का PC1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए प्लस का PC1। ठीक बात। अब ऐसा ही सरफेस 2 के लिए लिखना है, बस ये आखिरी डेरिवेशन है, फिनिश करेंगे। कितनी बार लिखनी है इक्वेशन, 2 बार, यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ और नहीं बल्कि कर्व्ड सरफेस की लिखी हुई 2 बार की इक्वेशन है, एक बार पहली सरफेस के लिए और एक बार दूसरी सरफेस के लिए। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। तो फॉर सरफेस 2 लिखेंगे, ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। अब सरफेस 2 में म्यू एल और म्यू एस बदल जाएंगे, ये सब वैल्यूज बदल जाएंगी, एक बार सोचना पड़ेगा। दूसरी सरफेस में हुआ ये कि आप चले यहां से तो आपका म्यू टू हो जाएगा म्यू एस, म्यू वन हो जाएगा म्यू एल, तो ये म्यू एस माइनस म्यू एल हो जाएगा, बात नंबर 1। बात नंबर 2, वी जो है उसके लिए वी हो जाएगा PI, वो भी प्लस का PI, ध्यान रखेंगे। और जो U है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन वाले महाराज के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इनके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कभी हो नहीं पाया, लेकिन लाइट तो ऐसे ही आई थी तो उन्हें तो ये ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो उन्हें तो लग रहा है ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो प्लस का PI1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां प्लस का PI1 आ जाएगा और यहां पर R की जगह आएगा माइनस का PC2। वाई माइनस का PC2? तो क्योंकि इन महाराज का C2 कहीं इधर होगा तो माइनस का PC2, यानी कि C2 का, और इन महाराज का C1 कहीं यहां होगा तो प्लस का PC1 इधर आया, तो ये 2 वैल्यूज निकल के आई। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जैसे ही आप 1 और 2 को जोड़ोगे मामला सेट हो जाएगा। 1 और 2 को आपको जोड़ना है, जैसे ही जोड़ोगे आप समझो म्यू एल अपॉन PI1 और म्यू एल अपॉन PIN वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, निकल के आएगा म्यू एस अपॉन PI। ये आया, ये तो कट गई म्यू एल अपॉन PI1, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस माइनस प्लस, म्यू एस अपॉन PO इज इक्वल टू, आप देखो म्यू एल माइनस म्यू एस, म्यू एल माइनस म्यू एस, ये माइनस ऊपर जाके पलट देगा मामले को, तो लिख देते हैं म्यू एल माइनस म्यू एस। समझ में आ रहा है? और उसके बाद अपने को लिखना है म्यू एल माइनस म्यू एस कॉमन आ गया और मल्टीप्लाइड बाय, देखेंगे एक बार जरा, थोड़ी जगह बना दे आपके लिए, मल्टीप्लाइड बाय म्यू एल अपॉन म्यू एस, तो यहां से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन PC1 प्लस 1 अपॉन PC2, और फिर जैसे हम इनकी जगह वैल्यू रखेंगे यहां से म्यू एस कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन PI प्लस 1 अपॉन PO इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस अपॉन म्यू एस, 1 अपॉन PC1 प्लस 1 अपॉन PC2। ये 1 अपॉन PI 1 अपॉन V बनने वाला है, 1 अपॉन माइनस U बनने वाला है, तो ये 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बन जाएगा 1 अपॉन F, म्यू एल अपॉन म्यू एस। यहां बच्चे म्यू आर लिख देते हैं, बाद में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं म्यू एल अपॉन म्यू एस लिखवाता हूं, लेंस ऊपर सराउंडिंग नीचे, और इनमें से एक बन जाएगा पॉजिटिव का 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, क्योंकि PC ये ऐसा हो जाएगा, PC2 नेगेटिव था इसलिए माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो याद क्या रखना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला में, कितनी बार लगाना है कर्व सरफेस का फॉर्मूला, 2 बार। दोनों के लिए म्यू एल और म्यू एस क्या होंगे, अलग अलग, और जो पहले वाले की इमेज है I1 वो दूसरे वाले के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। बस इतना याद रखना है, 2 बार फॉर्मूला लगाना है, दोनों को ऐड करोगे, I1 वाला जो PI1 वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी रास्ता अपने आप बनता जाएगा। वैल्यू पुट करनी आपको आनी चाहिए। अगर मेरे से आप पूछेंगे कि इन 20 डेरिवेशन के अलावा कौन से 4-5 डेरिवेशन हम और कर सकते हैं, तो वो 4-5 डेरिवेशन जो मुझे समझ में आते हैं, आप उसमें गॉस थ्योरम के बचे हुए दोनों, एम्पियर सर्कुलर लॉ के बचे हुए दोनों, यानी कि सोलेनॉइड टॉरॉइड को देख सकते हैं थोड़ा सा। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि और कौन सा डेरिवेशन देख सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि प्रिज्म के जो डेरिवेशन है, प्रिज्म फार्मूला वगैरह के, वो आप देख सकते हैं। और अगर कोई डेरिवेशन है तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन आपको स्ट्रेट वायर की वजह से और रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पे कराते हैं या उसके सेंटर पे कराते हैं, वो डेरिवेशन आप देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में आप रिंग की एक्सिस वाला डेरिवेशन देख सकते हैं। ये वो डेरिवेशन है जो, इसके अलावा 5-6 डेरिवेशन मैंने और बताई, ये आप और कर सकते हैं। और
बाकी कैपेसिटेंस में सीरीज पैरेलल तो आपको आता है, वो तो क्वेश्चंस है, वो तो आपको आने चाहिए। तो ये 20 डेरिवेशन मेरी कराने की आपको कोशिश थी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। ऑल द बेस्ट।